हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर माधव यूनिवर्सिटी राजस्थान से। आज एक हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है लैंगिक समानता और भारतीय संविधान। इस पर हम चर्चा करते हैं और ये टॉपिक्स हमारी महिलाओं, पुरुषों और समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा, जिससे कि समाज को बहुत हद तक लाभ इससे मिलने वाला है। और अगर इस विचारधारा से हम देखें और संविधान को एक नज़र से देखें, पॉजिटिव दृष्टिकोण से भी देखें, तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे कि हमारी महिलाओं को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकार आज भी उनके सुरक्षित हैं। लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, हम जो समानता की बात करते हैं तो समाज में हमारी जो समाज है, उस समाज में 3 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, लैंगिकता पाई जाती है। वो लैंगिकता क्या है? वो 3 लैंगिकता ये है कि एक तो हम देखते हैं कि पुरुष लैंगिक हो गया, दूसरा महिला लैंगिक हो गई और तीसरा उभयलिंगी हो गया। तो 3 तो मेनली हैं। तो हमने देखा कि पुरुषों को पुरुष प्रधान माना जाता है। भारत में पुरुष प्रधानता ज़्यादा दी जाती है समाज में, और साथ साथ अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की जो स्थिति है वो दूसरे नंबर पर काउंट की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक्स हमारा इशारा कर रहा है वो कह रहा है, और तीसरा नंबर जो उभयलिंग था वो तो उसकी तो चर्चा कहीं से कहीं तक आती भी नहीं है। और हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं ये तो आप अपने अच्छे से समझते भी होंगे कि उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण क्या है, जिनको हम उभयलिंगी मानते हैं। फिर हमारे पास बचता है कि हम देखते हैं कि समाज में वास्तविक रूप में अगर हम महिलाओं को देखें तो महिलाओं में जो स्थिति सामने आती है, तो समाज, आज का जो समाज है, कड़वी बात है लेकिन सत्य है और सही भी है, पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या है? पितृसत्तात्मक समाज का मतलब है, जैसे कभी आपने पहले सुना होगा और जानने का प्रयास किया होगा कि पहले जो हमारे यहाँ कल्चरल हुआ करता, तो राजा महाराजा हुआ करते थे, और राजा महाराजा के यहाँ राजा के सिंहासन पर बैठने के बाद राजा के सिंहासन का कार्यकाल समाप्त हो गया, राजा अब पूरे विरासत को, रियासत को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उनके बाद उनका बेटा बनता था, और बेटे के बाद फिर उनका बेटा बनता था। समझ रहे ना? तो उस ऐसे ही आज की स्थिति में हम अच्छा आधुनिक युग है, पढ़ा लिखा युग है, और हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुरीतियाँ भी नज़र आती हैं। वो कुरीतियाँ कौन कौन सी हैं आपने अच्छे से जानने का, चूँकि आप सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, तो अच्छे से समझते होंगे। कभी हमने देखा कि हमने लोगों से काफ़ी चर्चाएँ की और बातें की और पता भी चला, तो देखते हैं पितृसत्तात्मक समाज क्या परिभाषित करता है आधुनिक युग में। आधुनिक समाज में पितृसत्तात्मक समाज की क्या, पितृसत्तात्मकता की जो परंपराएं हैं उनकी क्या भूमिका है, हमने देखने का प्रयास किया, लोगों से जानने का प्रयास किया कि पिता के बाद पुत्र की जिम्मेदारी होती है, और तो महिला का नाम तो नहीं आया ना, तो पुत्र प्रधान मान लिया गया। अब बात आती है, हम किसी भी पेरेंट्स से बात करें तो बोलने को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में जाएं, असलियत पर जाएं, तो रिजल्ट और परिणाम हमें दूसरे साबित होते हैं। और रिजल्ट और परिणाम दूसरे साबित होते हैं, उसमें एक चीज़ हमें साफ दिखाई देती है। हम लोगों से पूछे, साहब क्या आप लड़की लड़के में भेद समझते हैं? नहीं साहब, हम तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। लोगों का उत्तर होगा। भाई से पूछे, क्या आप के यहाँ कोई फ़र्क समझा जाता? नहीं, हम तो अपनी बहनों को बराबर का दर्जा देते हैं। लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है? वास्तविक सच्चाई ये है कि पिताजी पितृसत्तात्मकता की परिभाषा ये इंगित करते हैं कि वास्तविक में बहनों को शादी कर दिया जाता है, बहनों की शादी कर दी जाती है, लड़की की शादी कर दी जाती है, लेकिन जो लड़का वर्ग है उसको उस पिताजी की संपत्ति को मालिकाना हक उसको मिलता है, लड़की का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता है। ऐसा पितृसत्तात्मकता की परिभाषा आज भी समाज में प्रचलित है। संविधान इसके पीछे क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि वास्तविक रूप में लड़का और लड़की बराबर हैं, जितना हक लड़के का है उतना ही हक लड़की का भी है। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप और हमारा समाज संविधान की परिभाषा को परिभाषित करता है कि लड़की को भी उतना हक देता है और लड़के को भी देता है? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं समाज में जो बराबर का हिस्सा देते हैं और देने को तैयार हैं? आप बताइए, हैं ऐसे लोग?
नहीं है। क्यों नहीं है? कारण यह है कि समाज में भ्रांतियां बनी हुई हैं। समाज में क्या बनी हुई हैं? भ्रांतियां। और भ्रांतियों ने क्या कर दिया? समाज के इंसान को झकझोर दिया। संविधान अपनी सही दिशा में वर्क करता है। संविधान ने क्या किया? आपने जानने का प्रयास किया होगा, कब से कब तक चला आ रहा, और कब से कब तक चले आने के बाद में अगर हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति को उठा करके, तो आप देखिए उस समय को सती प्रथा को, पढ़ने के, महिलाओं के पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कहा था कि नहीं पढ़ना चाहिए। आज भी जो हम अभी देखे थे, उस देखने से हमें पता चला और जाना कि महिलाओं से आज भी समाज में महिला घर तक सीमित हैं। महिलाओं की राय भी किसी कार्य में नहीं ली जाती है। उनको इस योग्य नहीं समझा जाता है कि उनकी राय भी जरूरी होती है। और महिलाओं की जब राय नहीं ली जाती है, महिलाओं को कुछ योग्य नहीं समझा जाता है, तो महिलाओं को घर तक ही सीमित मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ बायां करती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? संविधान क्या कहता है? संविधान महिलाओं को फिर बराबरी का हक देता है और कहता है कि महिलाओं भी लड़कों के बराबर पढ़ना चाहिए। महिलाओं को, प्रत्येक मनुष्य को अपनी लड़की बेटी को लड़के के बराबर पढ़ाना चाहिए। और उसका संविधान के कुछ परिणाम आज हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं लड़कों से कुछ हद तक आगे भी दिखाई देती हैं और हर क्षेत्र में महिलाएं आज अपना बढ़ चढ़ के परचम भी लहरा रही हैं। लेकिन पढ़े लिखे समाज की अगर हम बात करें, तो पढ़ा लिखा समाज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अपनी भावनाओं को उस तरीके से परिभाषित नहीं करता है, जैसे कि आज भी हम पढ़े लिखे हैं लेकिन 3 फीट का घूंघट जरूर कराएंगे। ठीक है ना? तो घूंघट करना पर्दा है, लेकिन पर्दा क्यों है भाई? आपकी बेटी और जहाँ से दूसरी जगह से लड़की आप ब्याह के लाए हैं, वो बेटी में अंतर क्या है? पर्दा सम्मान का होना चाहिए, दिल से सम्मान होना चाहिए। हम कोई आता है, हम सम्मान करेंगे। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि विभिन्न प्रकार की अराजक तक की जो प्रथाएं हैं, जो कुरीतिपूर्ण भ्रांतियां हैं, उनको भी अपनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इन सब चीज़ों के पीछे हमारे कई सारे तथ्य सामने आते हैं। अब उन तथ्यों के पीछे आप देखिएगा, आज के समय में अगर हम किसी से बात करें, किसी के यहाँ लड़की है, तो कहते हैं साहब ऐसी शादी हो जाए दहेज न देना पड़े। जब मांगने के लड़के की शादी होती है तो मांगने की बारी आती है, और कितना भी दहेज दे दें तो फिर पता चलता है कि साहब कमी है, अभी तो कम है, कुछ मिला नहीं। घर में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन लड़के को गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल लेना है साहब हमें आपसे। समझ रहे ना मेरी बात? और पिताजी भी देने को, लड़की के जो फादर हैं वो भी देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो लड़का ठुक जाए कहीं जा करके मोटरसाइकिल से। समझ रहे हैं ना मेरी बात? उतने पैसे को अगर सेव करके अगर किसी धंधे को कर लिया जाए, या उस पैसे को सेव करके कोई बिजनेस कर लिया जाए, तो आज के समय में कोई भी गाड़ी 1 लाख रुपए से तो कम आने की नहीं है। तो 1 लाख रुपए में आराम से उसको 400-500 रुपए का बिजनेस आराम से चल जाएगा। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या पाया करती है? मोटरसाइकिल चाहिए। ठीक है ना? अब मोटरसाइकिल उनको मिल गई, लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान ये बताता है कि दहेज प्रथा पे एक्ट बना दिया गया। अगर आपने दहेज की मांग की, लड़की को प्रताड़ित किया, तो आप कहाँ होंगे? जेल। किसकी बदौलत? कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत। बात समझ पा रहे हैं? तो आप यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि आपका अधिक समय नहीं लेते हुए हम बताना चाहेंगे कि मेरा आप सभी से निवेदन है समाज में कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बराबर का हिस्सा दें, उन्हें महिलाओं की इज्जत करें, महिलाओं को घर में उनसे ऐसा ना समझें कि वो कहीं दूर से हैं, अलग परिवार से हैं। उनका समाज में सम्मान तब होगा जो प्रत्येक घर में महिलाओं का सम्मान होने लगेगा। कभी आपने देखा जाता है समाजों में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ जन्म लेती हैं। विभिन्न प्रकार की सास जब बनती हैं, बहू को लेके आती हैं, तो विभिन्न प्रकार की परंपराओं से उन्हें गुजारती हैं, और उन परंपराओं से गुजरने के बाद दूसरे के बच्चे का दर्द उन्हें एहसास नहीं होता है।
तो मैं फिर निवेदन के साथ आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और घर परिवार में रहने वाले लोगों से एक अपील करता हूँ कि दूसरे की लड़की को अपनी लड़की समझें, दूसरे की सिस्टर को अपनी सिस्टर समझें। समझने से मतलब है कि दूसरे की जो बेटी है उसको भी आप अच्छा सम्मान, अच्छा रिगार्ड देंगे। आप अगर बहू लेके आए हैं तो कल को आपकी बेटी भी कहीं बहू बनकर जाएगी। इसीलिए आपको अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में उसको परिभाषित करने के लिए आपको महिलाओं को सम्मान देना होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम।